हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। कैसा चला प्रिपरेशन भाई? आज झारखंड सीजल 2022 का पुनः पेपर 1 को मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। वीडियो का पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 8 तक जाकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो का पार्ट नंबर 8 देखना ना भूलें, क्योंकि आपका जेएसएससी सीजीएल का एकदम एग्जाम से उठाया गया है। डेटो क्वेश्चन वैसा ही आया था और उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन की अपेक्षा कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 8। इस वीडियो का पीडीएफ जो है सबको टेलीग्राम में मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्यूज मैं दे रहा हूँ आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी फीडबैक होता है तो आप कमेंट उसमें चिपका सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर कुछ मेरा इनिशिएटिव अच्छा नहीं लगता है या कुछ मैं गलत बोलता हूँ। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ही वाज द मैन हु दे डिटरमाइंड शुड बी द नेक्स्ट मेयर। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है। देखिए सेंटेंस में देखिएगा, ही के साथ वाज लगा है, द मैन के साथ हु लगा है, दे डिटरमाइंड शुड बी द नेक्स्ट मेयर, यानी कि उसको पता ऐसा उन लोग को सोच लिए है, डिटरमाइंड कर लिए हैं कि अब क्या है उन अगला मेयर होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट मेयर। ठीक है, तो कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। द नेक्स्ट के पहले आर्टिकल द वगैरह लगा है, तो सब कुछ सही लग रहा है। तो सेंटेंस में देखिएगा तो ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेशंस वाज सुटेबल। देखिए इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर बी में एरर है। देखिए पार्ट नंबर बी में एरर है वेदर, क्योंकि वेदर वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वेदर जब आएगा तो आप लोग को याद होगा कि अगर वेदर आता है तो यहाँ से एक यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। क्या बनता है? यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, तो वहाँ से ये नहीं होना चाहिए। तो एक तो सेंटेंस ऐसे हो सकता है, ही आस्क्ड मी आइदर ऑफ द एप्लीकेशंस वाज सुटेबल, क्योंकि आइदर के साथ देखिए V1 लगता है तो यहाँ से सही जा रहा है। तो थोड़ा सा वर्ड पकड़िए तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में वेदर नहीं होगा। अगर वेदर होता तो क्या होता है, आंसर देख लिया आपने। अब वेदर होता तो क्या होता, समझिए थोड़ा सा। ग्रामर को थोड़ा सा अंदर से जाके पढ़ा कीजिए। ठीक है, अंदर से जाके पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है भाई, आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो यार एक कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझेगा तो किसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। समझिए क्या होता, अगर वेदर होता तो वेदर के साथ क्या लगता, ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ से ऑफ हटाना पड़ता, आइदर भी हटाना पड़ता, वेदर द एप्लीकेशन, उसके बाद वाज को वेयर करना पड़ता। बात समझ में आ रहा है? तो ही आस्क्ड मी वेदर द एप्लीकेशंस वर सुटेबल यहाँ होना चाहिए होता। ठीक है, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना। हम लोग 4 पार्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको किसी एक ही ऑप्शन को चेंज करना होता है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वेदर को हटाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी आइदर ऑफ द एप्लीकेशंस वाज सुटेबल, क्योंकि आइदर के साथ ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है और वर्ब यहाँ पे देख लीजिएगा सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो समझ चुके होंगे, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी में गड़बड़ी होगा, वेदर को हटा लीजिएगा, सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर, यानी कि इतना जबरदस्त टाइप का स्टेप हुआ ना तो कभी लिया है और ना ही कभी लेगा। देखिए पार्ट में गड़बड़ी कहाँ है, तो पार्ट में गड़बड़ी है तो विल के साथ तो टेक दे दिए आप लोग भाई, एंड विल के साथ टेक तो दे दिए, लेकिन ये है जो है इसके साथ अब इसका वर्ब कहाँ है, तो इसके साथ वर्ब इसका टेकन गायब कर दिया है। तो पार्ट नंबर आपका ए में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि ही हैज नेवर टेकन, वो जो है कभी ना ऐसा स्टेप लिया है ना कभी लेगा। ओके, तो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, उस पर मेन वर्ब तो चाहिए ना इसको, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब ये क्या कर क्या रहा है, सिंपली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तो कुछ नहीं कर सकता, उसको मेन वर्ब चाहिए। तो ही हैज टेकन, ठीक है, तो टेकन उसको लगना चाहिए। तो ही नेवर हैज टेकन, नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ओके, तो आपका यहाँ पे वर्ब गड़बड़ी था तो टेकन दे दीजिए, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। समझ चुके हैं कहाँ गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एट लास्ट, बोलता है व्हेन एट लास्ट आई सक्सीडेड इन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सक्सीड से सक्सीडेड बना है। इन कन्विंसिंग हिम दैट आई वांट टू गेट होम क्विकली ही एग्रीड टू गिव मी अ लिफ्ट इन हिज कार। तो यह समझिए क्या गड़बड़ी है। तो सारा सेंटेंस दिख रहा होगा आपको पास्ट में, सिंपल पास्ट में दिख रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पे सिंपल जो है से यहाँ पे V1 क्या कर रहा है भाई, सारा टेंस देखिए V2 में है, सारा देखिए यहाँ पे वर्ब जो है से V2 में है, यहाँ पे V2 में है, तो यहाँ पे V1 कर क्या रहा है, तो इसको V1 में मत रहने दीजिए, इसको वांटेड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वांटेड, आपका सेंटेंस सही होगा। यानी कि वो लास्ट में क्या हो गई, व्हेन एट लास्ट आई सक्सीडेड इन कन्विंसिंग, यानी कि उसको मनाने में सफल हो गई कि मैं जल्दी से घर जाना चाहती थी, हमको भाई पहुंचा दो, लिफ्ट दे दो अपना कार में। ठीक है, तो वहाँ पे वांटेड लगना चाहिए, वांट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारा सेंटेंस देख लीजिएगा पास्ट टेंस यानी कि V2 फॉर्म में है, तो यहाँ पे V2 इसको लगना चाहिए। ठीक है, तो आगे प्रेजेंट और पास्ट का रेफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। We decided not to tell to the patient about the disease he was suffering from. suffering साथ from लगता है, पता है ना, suffering from fever वगैरह। तो यहाँ पे सही है, इस पार्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। The disease he was suffering from, यहाँ पे देखिए गड़बड़ी क्या है बताता हूँ। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़े होंगे तो वहाँ से याद सर बताए होंगे आपको कि सेट के साथ टू लगता है, लेकिन सेट टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, याद है ना, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं।
टोल्ड टू एक गलत यूज है, टोल्ड टू एक गलत यूज है। ऐसा सर क्यों बोले थे? क्योंकि टोल्ड जो है ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि एक सकर्मक क्रिया है, तो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसके साथ टू नहीं लगता है, समझे? तो इसीलिए सेड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड टू नहीं लगता है। ही सेड टू राम होता था तो वहाँ पे क्या किए थे? ही टोल्ड राम डायरेक्ट किए थे ना, याद है? तो ऐसे होता है, तो टू यहाँ से हटा दीजिए, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। तो आपका एरर गया पार्ट नंबर ए में, समझ गए? नहीं होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ही स्लिप्ड अवे इन द नाइट एंड रीच्ड देयर इन द मॉर्निंग। अब देखिए क्या गड़बड़ी है यहाँ पे, नाइट से मॉर्निंग, तो मॉर्निंग तो है भाई, लेकिन मॉर्निंग का स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी में हो गया। तो ऐसे भी फंसा के क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से हो, आप लोग को हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। देखिए ग्रामर में ना होता क्या है ना, आपका एक कॉन्सेप्ट से किसी भी तरह क्वेश्चन बना सकता है। एक ही क्वेश्चन को मैं आपको एरर में डाल दूंगा, उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना दूंगा, उसको हम क्या फिलर्स बना दूंगा, मैंने कुछ भी कर सकता हूँ उसको, ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट डाल सकता हूँ, कुछ भी तरह से बना सकता हूँ। तो बस कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कैसे भी आएगा आपको माइंड में हिट कर जाएगा। बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कैसे ही बनाया जा सकता है। वर्ड है आपका मॉर्निंग, क्या है? मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग गड़बड़ वर्ड है। आपके लिए सही वर्ड क्या होना चाहिए? आपके लिए सही मॉर्निंग होना चाहिए MORNING। ई मॉर्निंग आप लोग पढ़े होंगे, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जो होता है, ठीक है? तो मॉर्निंग है, लेकिन ई भी मॉर्निंग को जानना जरूरी है, क्योंकि वन वर्ड में पूछा जा सकता है। मोर मतलब होता है विलाप करना, रोना। क्या करना? विलाप करना, यानी कि वीप, समझ गए? तो यही होता है ये मोर्न का मतलब, विलाप करना, रोना। चलिए तो हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लेटर केम आउट विथ एन ओपन स्टेटमेंट रिपीटिंग सम ऑफ द चार्जेस। तो क्या हुआ कि जो लेटर मतलब जो बाद वाला, लेटर मतलब जो बाद वाला जो आया वो क्या होगा, मतलब बाद वाला कुछ आया होगा, कुछ चीज, तो जो बाद वाला आया, केम आउट, द लेटर केम आउट विथ एन ओपन स्टेटमेंट। क्या हुआ? ओपन स्टेटमेंट के साथ आया रिपीटिंग सम ऑफ द चार्जेस, कुछ चार्ज को क्या कर रहा था? बार बार रिपीट कर रहा था। ऐसे एक चार्ज का मतलब होता है, क्या होता है? एक चार्ज का मतलब किसी पर एलिगेशंस वगैरह लगाना भी होता है, ठीक है? तो लेकिन यह गड़बड़ी कहाँ है? तो गड़बड़ी है पार्ट नंबर सी में। तो रिपीटिंग का स्पेलिंग गलत दे दिया है, ठीक है? रिपीटिंग का स्पेलिंग गड़बड़ दे दिया है। रिपीटिंग का सही स्पेलिंग क्या होता है? रिपीटिंग का सही स्पेलिंग होता है REPAT होता है ना, रिपीट होता है। तो ये सही स्पेलिंग होना चाहिए, डबल ई नहीं होता है, ओके? तो यहीं से यही गड़बड़ी था, तो देख लीजिएगा पार्ट नंबर सी में एरर हो गया, ओके? अलग तरह के क्वेश्चन आपका सारा जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, तो वहाँ से देखिए एक बहुत बेस्ट तरीका से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग सीखिए, थोड़ा समझिए। पेपर 1 और पेपर 3 में, पेपर 1 तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? पेपर 3 में जो है से भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना का मटेरियल पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत सारा। क्वेश्चन देखते हैं आगे, ही अरेंज्ड, और हाँ बच्चे लोग बोल रहे थे झारखंड पुलिस का और एक्साइज डिपार्टमेंट का जो अभी फॉर्म आया है, ओके? तो उसका इंग्लिश के लिए, तो उसका इंग्लिश का वीडियो आपको जल्द मिलेगा, टॉपिक वाइज, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? जो आपका डिमांड है आपको मैं पूरा करने वाला हूँ, तो बहुत जल्द मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इंग्लिश यार किसी का अलग नहीं होता है ना, सबका लगभग एक होता है। कोई भी इंसान इंग्लिश का वीडियो देख सकता है, उसको फायदा जरूर होगा उसे, क्योंकि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बार बोलता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ही अरेंज्ड अ ग्रांड प्रोग्राम एंड इन्वाइटेड एमिनेंट म्यूजिशियंस टू इट। क्या हुआ कि यह बहुत ही भव्य ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया और बहुत सारे एमिनेंट म्यूजिशियंस यानी कि बहुत सारे प्रसिद्ध म्यूजिशियंस यानी कि संगीतकारों को वहाँ पे आमंत्रित किया, ठीक है? इन्वाइट किया। तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है? तो गड़बड़ी है पार्ट नंबर सी में। अब गड़बड़ी कहाँ है समझिए थोड़ा सा, ये जो एमिनेंट है ना, ये गड़बड़ है, क्योंकि देखिए एमिनेंट का वर्ड जो सही स्पेलिंग होना चाहिए, इमिनेंट म्यूजिशियंस मतलब होता है फेमस, तो इमिनेंट का स्पेलिंग EMINENT होना चाहिए, इसका मतलब होता है फेमस, रिनाउंड, ठीक है? तो होता है एमिनेंट, तो यहाँ पे ई गड़बड़ी है, तो एमिनेंट हटा के ए वाला एमिनेंट डाल दीजिए, सही हो जाएगा आपका। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड कंफ्यूज करके आप डाल सकता है। क्वेश्चन कैसे भी है, टेंशन नहीं लेना है, वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमिनेंट मतलब होता है फेमस या रिनाउंड, ओके? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर का सी में गड़बड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस प्लीज्ड अ क्लाइंट। क्या था? दिस प्लीज्ड अ क्लाइंट बट एट द सेम टाइम इनवाइट हिम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिएगा कि यह जो है एक क्लाइंट को प्लीज किया। प्लीज मतलब होता है किसी को थोड़ा सा मना दिला, मनाना। प्लीज मतलब वही, प्लीज मतलब मनाना होता है, ठीक है? तो कोई पार्टिकुलर चीज़ था वो उसको मना लिया, एक क्लाइंट को मना लिया, परंतु सेम टाइम उसको क्या हुआ, गुस्सा भी दिला दिया, इन्वाइट कर दिया उसको, ठीक है? तो गड़बड़ी क्या है? तो गड़बड़ी देखिए इसका पार्ट नंबर आपका ए ही में है, क्योंकि पार्ट ए में ए नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट में ए नहीं होना चाहिए। दिस प्लीज्ड अ क्लाइंट नहीं, द क्लाइंट होना चाहिए। क्योंकि अगर सेंटेंस का थोड़ा सा रेफरेंस समझिएगा तो दिस प्लीज द क्लाइंट बट एट द सेम टाइम इनवाइट हिम, या पार्टिकुलर क्लाइंट के बारे में बात हो रहा है तो आर्टिकल यहाँ पे द लगेगा, ठीक है? दिस प्लीज द क्लाइंट, ठीक है? उस क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे, परंतु क्या हुआ, अचानक से वो क्या होगा, गुस्सा भी हो गया बेचारा, ठीक है? तो गड़बड़ी आपका पार्ट नंबर ए में था, वहाँ से प्लीज अ क्लाइंट की जगह पे प्लीज द क्लाइंट लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? और नहीं होना चाहिए, द होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गार्डनर वाज वेरी फेथफुल एंड ही टुक अ गुड केयर ऑफ इट। क्या था? गार्डनर जो है से बहुत ज़्यादा फेथफुल था और बहुत अच्छा से ख्याल भी रखता था, गुड केयर ऑफ इट। तो गुड केयर ऑफ इट तो यूज होता है, आपको पता होगा। गड़बड़ी कहाँ है? तो गड़बड़ी स्पेलिंग ऑफ गार्डनर का, क्योंकि गार्डनर का स्पेलिंग में गार्डनर ऐसा नहीं होता है,
GARDEN और उसमें ER लगता है, तो गार्डन का स्पेलिंग सही आपका ये हो गया। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी होगा। देखिए इजी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ओके, तरह तरह का क्वेश्चन आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कहीं से किस तरह से भी क्वेश्चन आए तो आप टेंशन ना होना चाहिए। देखिए मिसस्पेल्ड पर बताना है कौन गड़बड़ी है, तो स्माइली यहाँ पे देखिएगा, सिंगुलर सिव या सीज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही जो गड़बड़ी वर्ड है वो आपका ए में, क्योंकि स्माइली का सही स्पेलिंग देखिए, स्माइली आप पढ़े हैं उपमा अलंकार SIMILE होता है स्माइली, ठीक है, स्माइल नहीं है यहाँ पे स्माइली है। स्माइली में क्या होता है, स्माइली उपमा अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, तो वही स्माइली है, तो स्पेलिंग बात सही है। बाकी सिंगुलर सिव सीज सब स्पेलिंग सही है। सिव मतलब चलनी होता है ना, चलनी आप लोग सुने हैं ना, वही सिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लगता है प्लस में अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं, सेंटेंस का होता है पैटर्न। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको बताना है सेंटेंस को पढ़ के कि पैटर्न आखिर है क्या, पहले सब्जेक्ट है कि पहले वर्ब है कि फिर ऑब्जेक्ट है कि पहले ऑब्जेक्ट है कि बाद में वर्ब है, यही पैटर्न आपको बताना है। तो सेंटेंस को पढ़िए, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट, क्या होता है, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। तो देखिए समझिए, तो नथिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है, नथिंग जो है सब्जेक्ट है, एक तरह से क्या है, नथिंग सब्जेक्ट है। उसका देखिए वर्ब आया है, इसका विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेक के साथ लगा है, तो नथिंग विल मेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है हिम, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो आ गया पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या रिपेंट क्या है, रिपेंट मतलब होता है पछताना, क्या होता है, रिपेंट मतलब पछताना। तो क्या होता है, नथिंग विल मेक हिम, उसको क्या मेक नहीं करेगा, तो पछताना मेक नहीं करेगा। तो मेक जो रिपेंट है से मेक को क्या कर रहा है, एक तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, टोटल मीनिंग निकालने में मदद कर रहा है, उसका पूरा मीनिंग निकालने में। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्बिनेशन है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ में आ गया ना। यहाँ पे रिपेंट मतलब पछताना है, तो बता रहा है कि किसको, नथिंग विल मेक हिम, क्या उसको मेक नहीं करेगा, अरे भाई कुछ ऐसा मेक नहीं करेगा, पछतावा नहीं होगा उसको, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस था उसका मीनिंग रिपेंट दे रहा है, तो इसलिए से आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जो बताता है सेंटेंस के बारे में उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है, और मीनिंग देता है तो कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सेंटेंस को पूरा करे उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट आपका रिपेंट हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, विल मेक आपका वर्ब हो गया, नथिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, हाइपरबोल है, साइनिक नोड्स है, या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट है, या फिर नन ऑफ देम, बताइए। ट्रांसफर्ड एपिथेट देखिए, इसका आपका आंसर होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है आपको समझाते हैं। देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट होता क्या है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए ट्रांसफर एपिथेट होता है ना कि जब व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर, यानी एक चीज का मीनिंग जो है या एक चीज है दूसरे चीज को ट्रांसफर कर रहा है, क्या रहा है, दूसरे चीज को ट्रांसफर कर रहा है, वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। और एपिथेट क्या होता है, तो एपिथेट एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि किसी मेन क्वालिटी जो मतलब कोई भी होता है, कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, तो उसके बारे में उसको क्वालिटी को बताता है, उसको बोलते हैं एपिथेट, समझ गए। तो ट्रांसफर एपिथेट होता है कि जो अगर उसका मीनिंग को, ठीक है, क्या होता है, या किसी चीज को उसका मीनिंग को ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, मीनिंग को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम लोग एपिथेट बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे स्लीपलेस पिलो है, क्या है, स्लीपलेस पिलो। तो यहाँ पे मीनिंग जो है स्लीपलेस पिलो, यहाँ से मीनिंग को ट्रांसफर किया जा रहा है पिलो पर, स्लीपलेस पिलो जो है से ट्रांसफर कर रहा है मीनिंग को, ही ले ऑल द नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। तो यहाँ पे मीनिंग ट्रांसफर किया जा रहा है पिलो को, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्लीपलेस वर्ड है सेक्टर ट्रांसफर एपिथेट का काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मीनिंग को ट्रांसफर कर रहा है पिलो पे। स्लीपलेस पिलो मतलब एक सोया हुआ तरह का पिलो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये मीनिंग जो है स्लीपलेस वर्ड को जो है मीनिंग अपना ट्रांसफर कर रहा है पिलो को, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। एपिथेट एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है ना, एपिथेट एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है। अगला स्लाइड में मैं लिख भी दिया हूँ, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आई थिंक ना, ये सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और इसमें तो एसएससी के एग्जाम में पूछा ही नहीं गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो बहुत पास टाइम से देख रहा था, ऐसा पूछा नहीं गया है। अब लेटेस्ट आजकल पूछा गया होगा तो उसको नहीं कर सकते हैं, अगर होगा तो आप लोग बताइए। तो जरा सा एसएससी वालों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, नहीं ना पूछा गया, देख लीजिएगा। स्लीपलेस जो है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपने देख लिया यह चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई मस्ट रिमेंबर माई की। आई मस्ट रिमेंबर माई की, बताइए कि जो अंडरलाइन मस्ट है वो क्या बता रहा है, नेसेसिटी बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है, प्रोमिस या ऑब्लिगेशन। तो प्रोमिस या ऑब्लिगेशन तो आप लोग ऐसे काट सकते हैं, आवश्यकता ना डिटर्मिनेशन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप फर्म है, क्या है, फर्म है, पूरा तरह से दृढ़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेशन होता है कि अरे भाई हमको अपना की नहीं भूलने देना है, तो हमको उसको याद रखना है, तो ये आपका डिटर्मिनेशन है। क्या होता है, डिटर्मिनेशन है। अरे भाई हम तो जेएसए सीजीएल को निकाल ही लेंगे, क्या करेंगे, जेएसए सीजीएल को कम्पीट कर ही देंगे, सक्सीड कर ही जाएंगे उसमें, तो वो जो आपका हुआ वहाँ पे डिटर्मिनेशन को बताता है। तो वही बोल रहा है कि अपना की को भूलने नहीं दूंगा, आपका डिटर्मिनेशन को बताता है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आपको इडियम्स का मीनिंग बताना है। इडियम्स ऑफ फ्रेज आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 8 में कितना इडियम्स ऑफ फ्रेज पूछा गया था क्वेश्चन।
तो द इडियम नो द रोप्स, यानी कि रोप्स को जानना, रोप मतलब रस्सी होता है, तो नो द रोप्स का मतलब क्या होता है, तो नो द रोप्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड डिटेल्स इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी किसी चीज़ का कार्यवाही हो रहा है या कोई भी काम है उसके बारे में जो आप उसको समझ रहे हैं प्रोसेस को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप रोप्स को जानते हैं। नो द रोप्स मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, कोई कार्यवाही के बारे में जानना, ठीक है, किसी डिटेल के बारे में अच्छा से समझना कि मतलब वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो उसको लिए आईडी में जो होता है नो द रोप्स, यानी कि यू नो द रोप्स अबाउट JSS-CGL एग्जाम। ओके, समझ गए, यू नो द रोप्स ऑफ JSS-CGL एग्जाम, समझ गए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एडीएम का। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी चला गया। तो नो द रोप्स का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में समझना, उसका डिटेल जो है उसके बारे में अच्छा से जानना। नेक्स्ट है जमशेद जी नसरुवान जी, क्या है, नुसरवान जी है, टाटा वाज अ क्लेवर एंड परसेप्टिव बिजनेसमैन, क्या है, क्लेवर एंड परसेप्टिव बिजनेसमैन है। तो इसके लिए देखिए आपको जो करेक्ट वर्ड लगाना है, तो क्लेवर एंड परसेप्टिव की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं एस्टीट्यूट के बारे में, क्या कर सकते हैं, एस्टीट्यूट के बारे में यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो करेक्ट वर्ड आपका एस्टीट्यूट चला जाएगा, एस्टीट्यूट डाल दीजिएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जमशेद नुसरवान जी टाटा वाज अ क्लेवर एंड परसेप्टिव बिजनेसमैन, ओके। तो आप क्या थे, एक बिजनेसमैन थे, तो उसकी जगह पे हम लोग एस्टीट्यूट डाल देंगे। एस्टीट्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल, चतुर टाइप का, चालाक टाइप का इंसान, ठीक है, समझ गए। और एक गुलिबल का मीनिंग जो होता है ना, गुलिबल जिसको आसानी से हम लोग मूर्ख बना सकते हैं, क्या होता है, आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम लोग गुलिबल। वन हु कैन बी फूल्ड इजिली, उसको बोलते हैं गुलिबल। नेब का मतलब नौसिखिया होता है, ठीक है, नेब का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, जो अभी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नौसिखिया मतलब जो भी ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, उसको बोल सकता है नौसिखिया, ठीक है। जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उसको नौसिखिया बोलते हैं, यानी कि अभी वो सीखने का पीरियड है, वन हु इज इन लर्निंग पीरियड, उसको बोलते हैं नेब। बाकी आंसर आपका एस्टीट्यूट चलेगा, एक चतुर तरह के, चालाक तरह के बिजनेसमैन थे, आपका सही वर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दिस प्लेस हैज बीन ऑफिशियली मार्क्ड एज अ कंजर्वेशन एरिया एंड एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग इज फॉरबिडन हियर। तो क्या होता है, देखिए, तो कोई अगर पार्टिकुलर जगह है उसको अगर हम लोग कुछ चूज करते हैं ना, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड वर्ड का यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि वो एरिया चिन्हित किया गया है, क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है, तो उसके लिए वर्ड जो होता है डेजिग्नेटेड यूज होता है। दिस एरिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ कंजर्वेशन एरिया लगना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, ठीक है, डेजिग्नेटेड वर्ड लगना चाहिए। अगर कोई चीज़ को हम लोग मार्क करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, चुनते हैं, तो उसके लिए आता है डेजिग्नेटेड। नेक्स्ट आता है, सिंस राहुल वाज 5 ईयर ओल्ड स्विमिंग हैज बीन हिज पैसन। तो आपको बताना है कि जो स्विमिंग है वो क्या है। देखिए जो है से आपका स्विमिंग जो है क्या है, एक तरह का यहाँ पे स्विमिंग या स्विमिंग क्या है, एक तरह का जिरंड है। आपको पता है ना जिरंड कैसे बनता है, भर प्लस उसमें आईएनजी लग जाता है, कुछ जिरंड बन जाता है। अब एक तरह से अगर हम ज़्यादा अंदर में जाके बात करें ना, तो एक जिरंडियल नाउन है, क्योंकि यहाँ स्विमिंग हैज बीन हिज पैसन, यानी कि स्विमिंग उसका पैसन हो गया है, एक तरह से यहाँ से नाउन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, नाउन का। अब एक जिरंड भी है, तो इस तरह से इसको जिरंडियल नाउन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग जो वर्ड है आपका जिरंड है, ठीक है, जिरंड मतलब बिफोर फॉर्म, यानी कि भर प्लस आईएनजी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। देखिए, तो यहाँ बता रहा है कि द बोल्ड पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि एज ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहाँ नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए एक्चुअली में वहाँ नहीं था, इसीलिए मैं उसको यहाँ बोला। तो यहाँ पे रीजन, और देखिए रीजन जो है, रीजन के बात हो रहा है, क्या हो रहा है, रीजन। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन चला जाएगा, समझ रहे हैं, रीजन है भाई। अब तुमने उसके भाई को क्यों बोला, क्योंकि वो वहाँ नहीं था, यानी कि रीजन था उसको बोलने का, तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन चला गया। रीजन था, एज ही वॉज नॉट देयर मतलब एक रीजन को बता रहा है, ठीक है। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, उसका भाई को बोला क्योंकि वो वहाँ नहीं था, तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन चला गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रेन टुक शेल्टर इन अ डैश हट। हट मतलब झोपड़ी होता है, ठीक है, समझ गया। चिल्ड्रेन एक प्लूरल वर्ड है ना, चाइल्ड का चिल्ड्रेन बनता है, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन्स नहीं होता है प्लूरल, पता होगा ना। तो देखिए इसमें करेक्ट वर्ड क्या जाना चाहिए, क्लोज, नियर बाई, करेक्ट वर्ड भरना है आपको, नियर या फिर नियरली या फिर नियर बाई। तो देखिए अगर कोई चीज़ नियर, अगर आपके जस्ट पास में जो कोई चीज़ है, तो उसके लिए वर्ड नियर बाई जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियर बाई। यानी कि जब वर्षा जब से शुरू हुई, चिल्ड्रेन क्या हुए, नियर बाई शेल्टर में, नियर बाई जो हट झोपड़ी था उसमें शेल्टर यानी कि आश्रय ले लिए, वहाँ पे चलेगा, समझ गए। तो अगर नियर बाई वर्ड है, इसका मतलब होता है नियरली सिचुएटेड हट, ठीक है, यानी कि पास में स्थित जो होता है, मतलब पास स्थित जो झोपड़ी था उसमें। तो नियर बाई का मतलब होता है पास स्थित, यानी ठीक है, समझ रहे हैं ना, पास में जो है उसमें चलेगा उन लोग, समझ गए।
क्लोज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ से क्लोज हमको यहाँ पे एक क्या चाहिए, एक यहाँ पे जो एडजेक्टिव चाहिए। क्लोज तो यहाँ से देखिए क्लोज मतलब होता है बंद करने का वर्ब है, तो जाएगा नहीं। नियरली नहीं होता, नियरली मतलब लगभग होता है, तो इतनी मीनिंग जाएगा। नियर हट तो होगा नहीं क्योंकि नियर तो ऐसा कुछ मीनिंग देगा नहीं इसको, ठीक है। नियर बाई ही सही वर्ड होगा क्योंकि नियर बाई मतलब नज़दीक में स्थित झोपड़ी के पास हम लोग चलेगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्लोज के बाद साथ क्लोज रहता ना, अगर क्लोज रहता तो इसका बात कर लेते कि क्लोज हट में चला गया, ठीक है। वर्ब को हम लोग ऐसे एडजेक्टिव बना लेंगे, ठीक है। तो क्लोज हट में चला गया। तो एक बंद झोपड़ी रहता तो अलग बात है, बंद झोपड़ी में चला गया तो कुछ मीनिंग निकाल सकते थे, बट यहाँ तो ऐसा कुछ निकल नहीं रहा है। तो नियर बाई ही आपका सही वर्ड जाएगा। नियर बाई मतलब नज़दीक स्थित, बार बार बोल रहा हूँ, फिर से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू। आई एम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ना, आई एम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है आई एम, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय डैश ब्रेड। ध्यान दीजिएगा, क्या अ ब्रेड, द ब्रेड, सम ब्रेड या नन ऑफ दिस। देखिए ब्रेड को हम लोग, आप लोग गिन नहीं सकते हैं, आप लोग पढ़े हैं ना, हम लोग ब्रेड को गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में सब आता है, समझ लीजिएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो इसके हम लोग अ ब्रेड या टू ब्रेड नहीं बोलते हैं। आप चलिए बोलिए कि सर हम मम्मी को तो बोलते हैं कि दो ब्रेड, दो रोटी दो हमको, तो ऐसे कैसे हो गया। तो देखिए आप लोग रोटी को नहीं गिनते हैं, रोटी अनकाउंटेबल नाउन है। आप लोग रोटी का टुकड़ा को बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलिएगा कि मुझे 2 रोटी दो तो बोलिएगा लेट मी गिव 2 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलिएगा, या 2 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलिएगा, समझ गए। तो इसको आप पीसेस ऑफ ब्रेड का मतलब लगा सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, समझ गए। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका। तो यहाँ समझ चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सम है आपका, आंसर चला जाएगा। सम ब्रेड आप लोग लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम लग सकता है, ठीक है। सम ब्रेड, मैं कुछ ब्रेड खरीदने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वान्या स्पीक इंग्लिश। देखिए ध्यान दीजिए, वान्या स्पीक, इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वान्या स्पीक इंग्लिश डैश, नो वंडर सी ओन अ प्राइज इन इलोक्वेशन कॉन्टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इलोक्वेशन कॉन्टेस्ट क्या होता है बताते हैं। इलोक्वेशन मतलब एक फ्लुएंट इंग्लिश होता है, फ्लुएंट इंग्लिश समझते हैं, बहुत जबरदस्त टाइप का इंग्लिश होता है, उसमें लोग बोलता है बिना रुके हुए धड़ाधड़ इंग्लिश, तो उसको इलोक्वेशन कॉन्टेस्ट बोला जाता है, समझ गए। तो इलोक्वेशन कॉन्टेस्ट में अगर वान्या जीती है कोई चीज़ इंग्लिश कॉम्पिटिशन में, तो ध्यान दे समझिएगा इंग्लिश वो फ्लुएंटली बोली है और करेक्टली भी बोली है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। अगर इस इलोक्वेशन वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, यह क्वेश्चन सही नहीं होगा। इलोक्वेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को धड़ल्ले से बोलना, यानी कि फ्लुएंटली बोलना, ठीक है। आप करेक्ट बोलेगा तभी ना कंपटीशन में होगा। अब आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छा से बोल रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, लेकिन क्या गलत बोल रहे हैं तो क्या आपको अप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फ्लुएंटली भी बोली, बहुत तेजी से ही बोली और सही भी बोली, तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए। इलोक्वेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को धड़ल्ले से बोलना, ठीक है। तो इंग्लिश का इलोक्वेशन कॉन्टेस्ट था, ठीक है, समझ गए। तो समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहिल रेड द लेटर, उसके बाद डैश है केयरफुली द सेकेंड टाइम टू मेक श्योर ही हैड नॉट मिस्ड एनी डिटेल। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में सुपरलेटिव डिग्री, सेकेंड टाइम में आता है आपका क्या चीज़ कंपरेटिव डिग्री, और उसी चीज़ को बार बार कर लेते हैं यानी कि अंतिम बार करते हैं तो यानी कि मोस्ट लग जाता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगता है। तो सेकेंड टाइम के लिए जो है हम लोग मोर का यूज करते हैं। तो साहिल रीड द लेटर मोर केयरफुली द सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार कर रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली पड़ेगा। तब मीनिंग में समझ लीजिएगा, टू मेक श्योर ही हैड नॉट मिस्ड एनी डिटेल, यानी कि दूसरी बार जब पढ़ा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ा ताकि कोई भी डिटेल ऐसे मिस ना कर जाए। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल के साथ वो मतलब केयरफुल होकर पढ़ा था, समझ गए। तो समझ चुके होंगे ना, तो मोर केयरफुली होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी चला गया। मोर इसका करेक्ट मीनिंग देगा यहाँ से कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में। ही डैश अ लॉट ऑफ लेटर्स यस्टरडे, फिर से देखिए पार्ट नंबर 8 में डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन देखिए ऐसे ही आते हैं। पार्ट नंबर 8 में डिस्कस किया था कि एगो लॉन्ग एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, इन 2022 या इन 2020, कुछ भी ऐसा रहे, इन 2000 ऐसे कुछ रहे, ठीक है। तो अगर समझिएगा ऐसा है तो सिंपल पास्ट का रेफरेंस होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, तो यानी कि ही डैश अ लॉट ऑफ लेटर स्टडी, यानी कि क्या किया, रोट किया, लिखा बहुत सारा लेटर कल रात में, ठीक है, रात में बहुत सारा लेटर लिखा, ठीक है। तो आपका रोट चला जाएगा, ठीक है। हैड रिटर्न नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, समझ गया ना। क्यों? क्योंकि वर्ड स्टडी है, स्टडी मतलब पास्ट टेंस, पास्ट मतलब V2 और V2 मतलब रोट, राइट रोट रिटर्न, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वी आर लुकिंग फॉर अ साइट फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग। तो देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है, तो वी आर लुकिंग फॉर अ साइट, ठीक है, फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग। तो इसमें गड़बड़ी, इसमें कुछ तो गड़बड़ी लग नहीं रहा है। हाँ गड़बड़ी है भाई गड़बड़ी है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ना। देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा, गड़बड़ी क्या है कि इस साइड मतलब होता है, देखिए इस साइड गड़बड़ चीज़ है। देखिए इस साइड मतलब ना, आप लोग अगर कोई चीज़ देखते हैं ना कि उसका साइड खराब हो गया, तो आँख का साइड जो होता है ना, दृष्टि, वो कि उसके लिए होता है ये साइड, दृष्टि के लिए। हम लोग कोई जगह के लिए अगर साइट बोलते हैं, SIT होता है, समझ गया है। देखिए अभी
थोड़ा सा के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो बाद में आप लोग बोलते हैं कि क्या पढ़ा के चला गया। तो देखिए ध्यान से नहीं देखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ देखिए, मैं कोई चीज़ लेकर नहीं बैठता हूँ ना, एट द टाइम डिस्कस करता हूँ, और चीज़ ठीक भी हमको नहीं लगता है, जितना नॉलेज है उसी को डिस्कस करो, ठीक है। चलो तो बाकी फालतू के क्यों दिखाना है, ओके। तो चलिए, वी आर लुकिंग फॉर अ साइट, साइट SIT लगना चाहिए, SIGHT नहीं लगना चाहिए। साइट कहाँ कहाँ लगता है, बोलते हैं ना कि आपका उसका आँख का जो रोशनी है कम है, यानी कि आई साइट खराब है बस, तो उसके लिए साइट आँख के रोशनी दृष्टि के लिए यूज होता है साइट। तो वो साइट गलत है आपका, बी में गड़बड़ी हो गया, तो साइट लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी चला गया, बी में आपका करेक्ट आंसर, मतलब बी में साइट को चेंज कर दीजिएगा, SIT करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर गड़बड़ी था। एक CIT भी होता है ना, साइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कहना। CIT मतलब SIT मतलब कोई जगह के लिए होता है, प्लेस के लिए। अभी साइट मतलब दृष्टि होता है, आँख का दृष्टि वगैरह खराब होता है ना, तो उसको बोलते हैं साइट। द फोर्ट एट चित्तौड़ इज परहैप्स मोस्ट फेमस दैन द गोलकुंडा। ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़ के फोर्ट को गोलकुंडा के फोर्ट से तुलना करना है। अब यहाँ पे दैन वर्ड है, तो दैन तो कंपैरेटिव में लगता है ना, तो यहाँ मोस्ट क्यों क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मोस्ट नहीं होना चाहिए, मोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर। तो आपका पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी हो गया, समझ गया ना। तो समझ चुके होंगे, दो चीज़ की तुलना होता है तो हम लोग वहाँ कंपैरेटिव लगाते हैं, मोर के साथ दैन लगता है। वो मतलब तुलना अलग अलग तरह से होता है, लेकिन दो के बीच में मोर आता है तो वहाँ पे दैन लगता है, ठीक है। आपको देखिए पैसिव सेंटेंस आपको बताना है आपको, ठीक है, पैसिव सेंटेंस बताना है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क। मैं लास्ट में बोला था ना, देखिए पास्ट टेंस से, परफेक्ट टेंस से, ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कोई भी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट हो गया, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझे। तो वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या बनना चाहिए, तो देखिए वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क, यहाँ से हिम को उठा लीजिए एज ए सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। उसके बाद ऐसे आपका देखिए पैसिव में क्या होगा, आपका दिख रहा होगा कि आपका पास्ट का है, तो उसके साथ ही के साथ वाज वेयर लगना चाहिए। तो वाज वेयर जिसमें नहीं होगा आप उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसके साथ बाकी देख लीजिए सब कट गया, वाज वेयर कहीं है, ये नहीं है। तो ही वाज मेड टू कंप्लीट द वर्क आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर बी कैसे जाएगा, क्योंकि वी मेड हिम कंप्लीट द वर्क, तो हिम को उठाइए, हिम को उठाएगा एज ए सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में आएगा तो उसका क्या होता है, उसका ही बन जाएगा, उसके साथ ही के साथ वाज लगता है, उसके बाद भीतरी लाइए, ही वाज मेड टू कंप्लीट द वर्क, आपका सही चला जाएगा रेफरेंस, ओके। तो इस पैसिव सेंटेंस में आपका ये हो गया, ठीक है, बताया था ना। फिर से बता दे रहा हूँ, जो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है पास्ट का सेंटेंस, उसका पैसिव बनता है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वाज या वेयर प्लस V3, समझ गया ना, यही बताया था। मतलब ये सब्जेक्ट ये सब नॉर्मल चीज़ आप इतना समझते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ये कंप्लीट होता है, तो उतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अनुसार आपका बी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब बताना है कि सेंटेंस जो है करेक्ट कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, ही रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड, ये भी गलत है। ही वॉज सीइंग द सी, ये भी गलत है, क्योंकि सी को हम लोग बिफोर में नहीं बनाते हैं, ठीक है, वर्ब परसेप्शन वगैरह है, ठीक है, तो वर्ब परसेप्शन को हम लोग बिफोर में यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, तो भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही बिल्कुल सेंटेंस है, द नाइटेंगल एज वेल एज द कुकू इज अ सिंगिंग बर्ड, दोनों ऐसे गाने वाली चिड़िया हैं, ठीक है, तो इसमें सही चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस गड़बड़ है, नाइटेंगल के बात किया, कुकू बात किया, तो यहाँ पे इज नहीं आर लगना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है। अब बताता हूँ क्यों सही है। देखिए कभी भी कुछ वर्ड देख लिया आपने, एज वेल एज, क्या देखा, एज वेल एज देखा, एलोंग विथ देखा, क्या देखा, एलोंग विथ देखा आपने, फिर देखा टुगेदर विथ, क्या देखा, टुगेदर विथ, ठीक है, टुगेदर विथ, हेल्प्ड बाय, कंपेनियन बाइड, ठीक है, तो ये सारा वर्ड देखा आपने, ठीक है, सिर्फ अगर विथ भी रहेगा तो भी, विथ, ठीक है, इस भी रहा तो भी, तो अगर ये सब वर्ड होता है तो इसके बाद जो वर्ब आता है ना, वो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, इरेज करता हूँ थोड़ा, ये जो आपका आता है जो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ध्यान दीजिएगा, तो नाइटेंगल के अनुसार आएगा आपका वर्ब, और फिर उसके बाद समझ गए, तो द नाइटेंगल एज वेल एज द कुकू इज अ सिंगिंग बर्ड, इज जो आया है सो नाइटेंगल के अनुसार आया है, और नाइटेंगल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसका अनुसार इज बिल्कुल सही है। एज वेल एज के साथ दो नाउन कनेक्ट है, बात समझ में आ गया, तो द नाइटेंगल एज वेल एज द कुकू इज अ सिंगिंग बर्ड बिल्कुल सही सेंटेंस है, समझ लीजिएगा। तो कुछ वर्ड बताया ना अभी, हेल्प्ड बाय, एकम्पनीड बाय, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ठीक है, एज वेल एज, यहाँ से देख लिया आपने, तो ये सारा जो वर्ड आएगा इसके बाद ऐसे फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगाइएगा, ठीक है, तो द नाइटेंगल के अनुसार इज बिल्कुल सही रेफरेंस है। इस सेंटेंस में गड़बड़ी कहाँ से समझा देता हूँ। देखिए
अगर आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है सेंटेंस, तो पास्ट परफेक्ट में अगर थोड़ा सा याद होगा तो आपका हैड लगता है, उसके बाद भीतरी लगता है, ठीक है। क्या लगता है? हैड प्लस भीतरी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। याद है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझ गए? याद आ रहा है ना? तो वही वाला सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हैड प्लस भीतरी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगता था, ठीक है। तो यहाँ बिफोर में यहाँ पे तो ट्रेंड सही है, लेकिन यहाँ पे रिच नहीं, हैड रिच होना चाहिए था। समझ गया? तो गड़बड़ी पार्टी में था। बाकी ऑप्शन नंबर आपका कहाँ चला गया? आंसर चला गया आपका डी में। तो देखिए अच्छा से पढ़िए, अच्छा से देखिए सारा चीज़ को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो बताइए थोड़ा बहुत। अब एक इडियम्स आया है, यहाँ से इडियम का मीनिंग बताइए। तो इस इडियम का मीनिंग क्या है? बाय लिप्स एंड बाउंड्स। क्या होता है? बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से करना। क्या करना? तेजी से करना। जैसे कि ही वॉज वर्किंग हिज वर्क बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि कोई उसका लिप्स और बाउंड्स नहीं है, बिना बाउंड से बाहर जाके काम कर रहा है, यानी कि बहुत तेजी से काम कर रहा है। समझ गया? तो इडियम का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो इडियम है, उसका मीनिंग होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाना, या अनप्लीजेंट मतलब अवांछनीय हो जाना। तो कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जो कि आप आशा नहीं की हो, यानी कि आशातीत हो, तो उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। समझ गए? तो ये आपका आंसर डी चला गया, ठीक है। तो कुछ आशातीत जिसके बारे में अपेक्षा नहीं किया गया हो। देखिए, वन हु इज गुड एट मेनी थिंग, जो क्या होता है, एक जो बहुत चीज़ों में क्या होता है, दक्ष होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्सेटाइल। क्या होता है? वर्सेटाइल, यानी कि वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट्स, उसको हम लोग वर्सेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। समझ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, वर्सेटाइल। इसको अगर डेक्स्ट्रस भी वर्ड देना, डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, अगर डेक्स्ट्रस वर्ड भी रहता ना तो भी सही होता है। डेक्स्टर का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा दक्ष होना कोई चीज़ में। और एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब याद रखिएगा, अगर एम्बी वर्ड लगा दे इसके पहले, AMBI, और बोल दे एम्बी डेक्स्ट्रस, तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से काम निपुणता से कर लेता है, यानी कि वन हु कैन वर्क विथ बोथ हैंड प्रॉपरली एंड इफिशियंटली। तब हम लोग उसके लिए एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड यूज करते हैं। तो समझ गए? बाकी आंसर वर्सेटाइल हो गया। कोस्मोपोलिटन का मतलब होता है ना, कोस्मोपोलिटन जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो सर्व जगह हो, ओमनी प्रेजेंट। क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट, जो सर्व जगह प्रेजेंट होता है, यानी कि सर्वव्यापी जो बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, जो सब जगह हो। सेकुलर तो वर्ड जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष, आप लोग पता है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए चला गया, ठीक है। समझ गया? वर्सेटाइल मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। समझ गए? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों से अपना काम निपुणता से कर लेता है। और एक वर्सेटाइल का एक मीनिंग जाएगा डेक्स्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। अब मैन्युफैक्चरर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका मैन्युफैक्चर होता है, मेन्यू MANU होता है, मेन्यू, ठीक है। और उसका फैक्चर FACTURE। हाँ, वो दुकान वाला मेनू होगा ना, मेनू जो आपका कार्ड आता है जिसमें सब्जी का डिटेल होता है, उसका मेनू MENU होता है, NU होता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैन्युफैक्चर है, निर्माण करना, ठीक है। होता है ना इंडस्ट्री वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पता है ना। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस नहीं किए थे, फर्स्ट सेक्टर से डायरेक्ट मतलब प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर पे जंप मार गए थे। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का देखिए सही स्पेलिंग यही है, एग्रीगेट, AGGREGAT। एग्रीगेट मतलब कुछ चीज़ का टोटल करना, सम करना, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। तो सही स्पेलिंग है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा एग्रीगेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच? और थोड़ा सा जिनको इनडायरेक्ट का ABC नहीं मालूम होगा तो उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। ध्यान समझिएगा, कोशिश करता हूँ समझाने का। रंजन सेड ओ दैट आई वेयर अ चाइल्ड अगेन। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसमें हम लोग एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सक्लेम्ड जनरली, ओके, एक्सक्लेम विथ सैरो, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। और इसमें जो है दैट का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, याद है ना। इंट्रोगेटिव में दैट यूज नहीं करते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो क्या जाना चाहिए? राजन सेड ओ दैट आई वेयर अ चाइल्ड। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपका सेंटेंस है वो आपका क्या है? आई वेयर, जनरली जैसे पास्ट में दिख रहा है ना, तो वेयर, वाज वेयर का हैड बीन बनता है। क्या बनता है? वाज या वेयर रहता है, उसका हैड बीन बनता है, तो वाज या वेयर का हैड बीन में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं जब देख रहा था ना, तो इसका आंसर जो है ऐसा गलत दिया हुआ था बुक में, मगर बुक को देख रहा था तो इसको मैं आंसर गलत पढ़ा देता। ऑप्शन नंबर डी लगा के रखे थे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत था। तो देखिए बुक वगैरह भी गलती करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो है पूरा यहाँ से महान है, ठीक है, एकदम से चाणक्य सब बन के आए हैं, तो चाणक्य कोई नहीं है। धीरे धीरे सबको यहीं से सीखेगा। थोड़ा बहुत गलती बुक से भी होता है, तो उसको मैनेज करना है। थोड़ा बहुत कभी गलती हम भी करेंगे तो उसको भी इंप्रूवमेंट करेंगे। तो इतना तो मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। आप भी लाइफ में गलती कीजिएगा। एडिशन कितना बार याद है आपको, कितना बार एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद जो है बल्ब का आविष्कार किए थे। अगर वो छोड़ देते तो क्या बन पाते? तो अगर कोई पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत गलती भी कर रहा है, तो यार उसका सीखने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बोलोगे सर ये पॉइंट गलती हो गया, बता दो यार उसको। सब कुछ सीख के ही बढ़ता है। हो सकता है आगे चल के बहुत अच्छा टीचर निकल गया जाए, ठीक है, जो कि सोसाइटी को
बहुत ज़्यादा अच्छे से एजुकेट कर सकता है। तो सोचिए कि सोसाइटी कहाँ जाएगा। लोग करते क्या है ना कि थोड़ा बहुत किसी का देखेंगे ना तो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। देखिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर क्रिटिसाइज कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएगी। जिसको आगे निकलना है निकलने दीजिए, वो लाइफ में गलती कर करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, और बहुत मतलब एक अच्छा आदमी बन जाएगा, बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा, क्योंकि गलती करने से ही आदमी महान बनता है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर हो गया क्या, तो चलिए, नहीं ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर में देखता हूँ बहुत सारे फालतू चीज़ में लोग लगे रहते हैं, ठीक है, सही चीज़ पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता है, इस चीज़ पर बात करता नहीं हूँ, क्या करूँ। चलिए यहाँ तक पता नहीं मेरा वीडियो यहाँ तक कोई देखेगा कि नहीं, अगर देखे होंगे तो चलिए, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो जय हिंद लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? जय हिंद लिख दीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। तो मैं समझ गया हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच चुका है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। रंजन सेड ओ दैट आई वेयर अ चाइल्ड अगेन, तो हेडबिन लगाइएगा, बाकी सारा हेडबिन जिसमें नहीं होगा उसको आराम से आप काट के ले जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बनता है ये। देखिए ओ दैट आई वेयर अ चाइल्ड अगेन, तो क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे इच्छा जाहिर कर रहा है कि काश में फिर से क्या होता, काश फिर से बच्चा होता। तो अगर वहाँ पे इच्छा जाहिर करता है तो एक विश कर रहा है, क्या कर रहा है? विश। तो रंजन विश्ड दैट ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, बताया था ना, वाज वेयर जो होता है उसका हैडबिन में इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, तो याद रखिएगा हैडबिन में बनता है। यहाँ पे वो गलती देख रखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी चला गया, ठीक है। रंजन विश दैट ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक इंडायरेक्ट स्पीच बनाना है। द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट वगैरह नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिएगा वेल व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे देखिए यस नो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे इंडायरेक्ट क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा बताता हूँ ना, और बताया था ना कि यस नो क्वेश्चन होता है ना, जिसको आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आर यू वेरी गुड पर्सन, तो आप बोल सकते हैं यस और नो, ठीक है, ये हो गया यस नो क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या बोलेगा? हाँ ऐसे बोलिएगा, नहीं ना, मैंने पूछ दूंगा मैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो कुछ रीज़न देना होगा कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ या मैं अभी खाना खा के जस्ट उठा हूँ, तो कुछ रीज़न दीजिएगा। तो जिसको आप यस नो में नहीं आंसर दे सकते हैं वहाँ यस नो क्वेश्चन होता है। और यस नो क्वेश्चन में हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? इफ और वेदर यूज करते हैं आपको, ठीक है, इफ और वेदर यूज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जनरली व्हाट वगैरह वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ दैट नहीं लगता है, याद रखिएगा, दैट नहीं लगता है इसमें इंट्रोगेटिव में, लेकिन व्हाट के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंट्रोगेटिव का जो आपका देखिएगा इंडायरेक्ट स्पीच में तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज लगता है। तो बनाइए जरा, द मैनेजर सेड, यानी कि मैनेजर उसके बाद सेड को वेल व्हाट कैन आई डू, तो आस्ट बोलेगा यहाँ पे। द मैनेजर वांटेड तो नहीं होगा, एक्सक्लेम नहीं होगा तो गलत हो गया, एक्सक्लेम बताया था ना अभी, विश नहीं कर रहा है तो सेड नहीं होगा, सेड दैट ही कुड डू, कुडंट, अब कुडंट आ गया, देखिए फालतू का चीज़ बोला गया ऐसे। तो द मैनेजर आस्ट, ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन चला जाएगा ना, या द मैनेजर आस्ट व्हाट, ध्यान दीजिएगा व्हाट लगेगा वर्ड, क्योंकि चेंज नहीं होगा वर्ड। द मैनेजर आस्ट व्हाट ही, व्हाट कैन आई, आई जो है से क्या है आपका फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट, यानी कि मैनेजर, मैनेजर अनुसार क्या लेना चाहिए? ही, लड़का है तो ही लगेगा। व्हाट ही, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, पता है ना, बनाते होंगे कैन का पास्ट टेंस में तो कुड होता है, कैन का इंडायरेक्ट स्पीच, तो कैन का कुड हो गया। व्हाट ही कुड, अब कुड कैन कुड किसी भी मॉडल वर्ब जितना भी 13 मॉडल्स है उसके बाद हमेशा V1 लगता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंफ्यूज कर देगा। ही कुड डन कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ही कुड डू फॉर हिम, यानी कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, यहाँ पे दिए नहीं है इन लोग भी, ठीक है। इतना छोटे छोटे चीज़ नहीं देखा जाता है, ठीक है, इन लोग भी नहीं देते हैं कभी कभी, तो कल मैं भी पढ़ा रहा था तो नहीं दिया था, कल या परसों। तो देख लीजिएगा ऑप्शन चला जाएगा आपका ए नंबर, ओके। ऑप्शन ए क्यों जाएगा कि द मैनेजर आस्ट व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए वर्ब लगा है, कुड एक हेल्प कर रहा है, डू यहाँ मेन वर्ब है, ठीक, समझ गए। तो ये ऐसा आपका सही चला जाएगा, समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से पैसे बनाना है। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, मेस मतलब होता है कुछ गड़बड़ी टाइप का करना, हड़बड़ टाइप का कुछ करना, मेस करना, ठीक है, कुछ गंदगी टाइप का फैलाना, ऐसे बोलते हैं। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, ये गंदगी आजकल कौन कर रहा है, ठीक है, गड़बड़ कौन कर रहा है भाई। तो पैसिव इसका सेंटेंस क्या बनना चाहिए? तो देखिए हु का क्या होगा, हु का जो है से आपका बाय होम चेंज होता है, पता है ना, तो बाय होम पहले आएगा, तो देख लीजिए बाय होम कहाँ है, हु जो होगा गड़बड़ हो गया, बाय होम। उसके बाद देखिएगा सेंटेंस जो है से आपका क्या है, क्रिएटिंग है आपका, देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, तो उसका बीइंग लगता है, तो जहाँ भी बीइंग नहीं होगा काट लीजिएगा इसको, तो बीइंग लगता है, बीन है कट गया, और इसमें बीइंग है तो दो ऑप्शन बचा आपका, इसमें बीइंग नहीं है तो कट गया दो। बाय होम दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड, देखिए बाय होम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, यहाँ से जो है बाय होम समझ लीजिए, यहाँ से सेंटेंस जो है से क्या हो जाएगा, बाय होम, देखिए यहाँ पे बाय होम दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड होगा, या फिर बाय होम इज दिस मेस क्रिएटेड होगा। देखिए इसमें सेंटेंस ऐसे अफर्मेटिव नहीं होता है, दिस मेस इज नहीं होगा, बाय होम, उसके बाद सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज
दिस मेस बीइंग क्रिएटेड सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाय होम दिस मेस सब्जेक्ट पहले आ गया, भर बाद में लाया। ठीक है, सब्जेक्ट और भर बाद में, सब्जेक्ट पहले बाद में भर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव चल रहा है। ठीक है, नरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें जस्ट उल्टा होता है ना इंट्रोगेटिव में। थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी जाएगा। बाय होम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद B3 लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको जैसे एक्टिव वॉइस में करना है। देखे होंगे आप लोग ने जैसे सीजल का जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो उसमें पैसिव से एक्टिव ज़्यादा पूछे थे क्वेश्चन, एक्टिव टू पैसिव ओनली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन था ना, देखे थे, तो उतना तो याद है नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। द क्लोन वाज लाफ्ड एट बाय देम, देखिए द क्लोन वाज लाफ्ड एट बाय देम, यानी कि क्लोन पर सबको हंसा। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो होता है आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो है यूज करते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वही सब्जेक्ट बनता है, तो दे चुन लीजिए। सेंटेंस किस में है, देखिए सेंटेंस जो है फिर से पास्ट का है, द क्लोन वाज लाफ्ड, यानी फिर से पास्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जाएगा। तो दे के अनुसार क्या लगना चाहिए, दे के साथ क्या लगना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, दे के साथ सिंपली कुछ हेल्पिंग मतलब लगता नहीं है V2 में, सब्जेक्ट को डायरेक्ट V2 आता है, तो दे लाफ्ड एट द क्लोन लगना चाहिए। वाज वेयर ये सब कुछ नहीं होने वाला है इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर सी चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। रमेश डैश द बिजनेस डील विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ अगर काम आप तुरंत से कर लेते हैं, ठीक है, क्या होता है तुरंत से कर लेते हैं, ओके, जल्दीबाजी में, तो वहाँ से क्लिंच्ड वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है क्लिंच्ड वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो रमेश क्लिंच द बिजनेस डील विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यानी कोई काम अगर तुरंत कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट वगैरह किए हुए, तो इस तरह का रेफरेंस देने के लिए हम लोग क्लिंच वर्ड का यूज करते हैं, धारण कर लेना, प्राप्त कर लेना। ठीक है, ये होता है क्लिंच्ड का मतलब। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब होता है ना, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को सुगम बनाना, आसान बनाना। ठीक है, यानी कि टू मेक समथिंग इजियर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन चला गया क्लिंच्ड, क्लिंच्ड। नेक्स्ट हो गया, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। देखिए कोई पार्टिकुलर टाइप का अवसर होता है ना, अपॉर्चुनिटी, तो उसमें हम लोग जो प्रीपोजिशन है ऑन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, यानी कि उसके सक्सेस पर, तो यानी एक अवसर है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगता है। तो यहाँ भी कुछ अवसर ही है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का प्रशंसा करना, एडमायर करना, वो कॉम्प्लीमेंट है, समझ गया ना, वो कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है, COMPLEMENT बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट क्लियर होना चाहिए, LI लगता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा आई कॉम्प्लीमेंट एक वर्ब है या कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ऑन जाएगा, किसी अवसर अपॉर्चुनिटी पर हम लोग यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द ड्रामेटिस्ट क्या है, द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। देखिए कैटर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, तो अगर ड्रामा का कोई कर रहा है तो उसका जो ऑडियंस होगा, ठीक है, तो उसके बारे में ख्याल रखेगा ना कि हमको क्या क्या मटेरियल देना है, ताकि जो ऑडियंस ऐसे क्या हो सके, अच्छा से देखे उसको। कपिल शर्मा शो क्या होता है, उसमें ऑडियंस रिटेंशन होता है, ऐसा सच्ची बताता है जो लोगों को सुनना पसंद होता है और लोग वहाँ पे जाते भी हैं। तीसरा कैटर के साथ टू लगता है, क्या लगता है, कैटर टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, तो कैटर के साथ सही प्रीपोजिशन टू जाता है। कैटर टू का मतलब होता है किसी चीज़ का इधर करना, किसी चीज़ का टेस्ट और ऑडियंस के बारे में ख्याल रखना। ठीक है, किसी चीज़ का टेस्ट के बारे में ख्याल रखना, यानी कैटर टू मतलब किसी का ख्याल रखना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ ऑडियंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो टू चला जाएगा, कैटर टू यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है इन द सेंटेंस आई शैल राइट टू यू व्हेन आई हैव टाइम। बोलता है कि जो सेंटेंस है कौन सा, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई हैव टाइम, तो व्हेन आई हैव टाइम जो बोल्ड दिख रहा है वो क्या है, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज या नन ऑफ द अबव। तो बताइए जरा है क्या यह। अब ध्यान समझिएगा, आई शैल राइट टू यू, मैं तुमको लिखूंगा, व्हेन आई हैव टाइम जब हमको समय होगा तो क्या करूंगा, ऐसा समझिए इसको, जब मेरे पास समय होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा। व्हेन आई हैव टाइम जब मुझको समय मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। तो मॉडिफाई किसको कर रहा है भाई, मॉडिफाई कर रहा है राइट को, और राइट एक क्या है, राइट एक है वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब एक वर्ड नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो हो गया क्लाउज, तो ये बन गया एडवर्ब क्लाउज, समझ गए। व्हेन आई हैव टाइम जब टाइम उसके पास होगा तो क्या करेगा, लिखेगा। तो यह लिखना वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, व्हेन आई हैव टाइम, ये जो क्लाउज है वो राइट को मॉडिफाई कर रहा है, तो राइट एक वर्ब है, तो यहाँ से एडवर्ब क्लाउज होगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने का जो टेंडर है वह एडवर्ब ले चुका है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। ओके, समझ चुके हैं आप लोग। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं यहाँ पे प्रोवाइड अच्छे से करा रहा हूँ। और हाँ, जो पैसेज है हिंदी और इंग्लिश का, मैं जो 40 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस किया था, ओके, तो वहाँ पे मैं पैसेज को डिस्कस नहीं किया था, पैसेज आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि 2-3 पैसेज है, तो उसमें करता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ठीक है, तो उसको अलग मैं सेपरेटली प्रोवाइड करा दूंगा, और उसको मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि पहले उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें, व्यस्त रहें। और हाँ, यहाँ तक आ गए होंगे
तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। जय हिंद, वहाँ वहाँ भी एक जय हिंद बोला तो नहीं, यहाँ दूसरा वर्ड लिखूंगा। यहाँ पे ना आप लोग जय हिंद के बाद डन लिख दीजिएगा, जय हिंद के बाद डन। समझ जाऊँ कि मैं अब लास्ट तक पहुँच चुके हैं। ओके, तो जय हिंद के बाद डन लिख दीजिएगा, समझ जाऊँ कि यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए, लोगों में पैसेंस बहुत कम होता है, लास्ट तक कोई नहीं जा पाता है, और जिसमें पैसेंस नहीं होता है उसको लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ज़िंदगी में देखिए, यहाँ से आपको ये चैनल जो है आपको बहुत चीज़ देने वाला है, और देखिए आगे चल के क्या होता है। सोच तो बहुत रखे हैं, धीरे धीरे पूरा करूँगा। तो आप लोग का सपोर्ट यहाँ पे अपेक्षित है, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके बस जुड़े रहना है। ओके, बाकी काम अपने आप होते चला जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, प्रिपरेशन अच्छा से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।